हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर से मेजरमेंट के फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने मेजरमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो फंडामेंटल्स टर्म्स होते हैं उसके बारे में जाने थे। और उस यूनिट में फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर हमने प्रोवाइड किया था आपको, उसमें जनरली हम जो डिस्कस किए थे वो एरर के बारे में डिस्कस किए थे, जिससे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह वही फर्स्ट यूनिट का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टाइप ऑफ टॉर्क। यहाँ पर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे और कितने तरह का टॉर्क होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कि टॉर्क जो है ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यह वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर बात किया जाए तो वैसा इक्विपमेंट, वैसा मशीन जिसके थ्रू कि हम इलेक्ट्रिकल टर्म को जैसे वोल्टेज, करंट, पावर ये सब को मेजर करते हैं, तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है जनरली टू टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो दोनों इंस्ट्रूमेंट में क्या अंतर है? जनरली एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से ही हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं या सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम एक एक्यूरेसी देते हैं। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एक हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट इसको कह सकते हैं, कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हाईली एक्यूरेट हो और जिसका उपयोग हम जनरली लेबोरेटरीज में करते हैं, जिसको कि हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो उस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई भी अगर मीटर जो लेबोरेटरी में बनता है वो उसके कैलिब्रेशन के थ्रू जो हम उसका या एक तरह से कहिए कि उसका कॉपी जो हम बनाते हैं उसको हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट करते हैं, जिसको कि हम फिर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट करते हैं। मतलब उसके वैल्यू को, जो उसका एरर है उसको मॉडिफाई करके एक परफेक्ट वैल्यू, 100% तो नहीं कर सकते हैं लेकिन लगभग उसका एक्यूरेसी को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी तक पहुंचाते हैं। तो उस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो बारी बारी से हम देखेंगे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या है। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। यह जो इंस्ट्रूमेंट है वह देता है किसी भी क्वांटिटी जो मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट एंड इट्स डिफ्लेक्शन, उसके टर्म में जो हमें मैग्नीट्यूड देता है जिस इंस्ट्रूमेंट से हमें प्राप्त होता है उसको हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि दिस इंस्ट्रूमेंट आर सो डिजाइन, यह इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है डैट द मेजर ओनली बाई द ऑब्जर्विंग द आउटपुट इंडिकेशन बाय द इंस्ट्रूमेंट। इसको इस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है कि इसको जैसे ही हम जिस चीज़ को मेजर करना होता है उसमें प्रोब सटाते हैं तो डायरेक्टली हमें उसके डिस्प्ले पर इंडिकेट कर देता है उसका वैल्यू एट इंस्टेंट। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाटा का एनालिसिस हम नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट हमको आउटपुट मिलता है। लेकिन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि हम हर एक बार उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसके डाटा का एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है तो उस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका एक्यूरेसी जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को जब भी हम बनाते हैं तो वही एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से इसको कैलिब्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट वही करा है कि दिस इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी कैलिब्रेटेड बाई कंपेरिजन विद एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से इस इंस्ट्रूमेंट को हम कैलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को कितने तरह से क्लासिफाइड किया गया है? तो कुल मिलाकर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को 3 तरह से इसको हम डिस्टिंग्विश किए, इसको क्लासीफाई किए हैं, जिसमें कि पहला जो हमारा है वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा हमारा जो है वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है और तीसरा हमारा जो है वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा हम बताते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, नाम से पता चल रहा है इंडिकेट मतलब क्या? प्रदर्शित करना या दिखाना। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हमें किसी भी चीज़ का एट इंस्टेंट वैल्यू को हम देख लें आउटपुट में, तो उस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। यह सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को एट इंस्टेंट वैल्यू, किसी भी मीटर का एट इंस्टेंट वैल्यू को दिखाने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि किसी बैटरी का हमको वोल्टेज चेक करना है कि ये कितना वोल्ट का बैटरी है, तो उस समय पर जो हम मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं या वोल्ट मीटर का जो उपयोग करते हैं, तो उस समय जो वो रीडिंग देता है वह जो इंस्ट्रूमेंट, उस समय उस इंस्ट्रूमेंट को हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। यह ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके में कि एक टाइम पीरियड के अनुसार यह डाटा को सेव रखता है
और जब हमें रिक्वायरमेंट होता है तब उस रिकॉर्डेड डाटा को देख सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखिए कि आपके पास जो कैसियो है, आप इंजीनियर हैं तो आपके पास कैसियो तो होगा ही, जो कैसियो आप यूज करते हैं उसमें एक मेमोरी रहता है जो अब पिछला कैलकुलेशन आप किए हुए रहेंगे वो डाटा को स्टोर रखता है। तो उसी तरह का वैसा इंस्ट्रूमेंट जो कि प्रीवियस डाटा को स्टोर रखता है, तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा है वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है कि फिक्स टाइम ड्यूरेशन तक का, मतलब जब से हम कोई भी चीज़ या जब से हम इस मशीन को इंस्टॉल किए कहीं पर भी, तो उस समय से जिस समय तक हम चाहेंगे कि इतना देर तक का हम डाटा को देखें, तो उस तरह का डाटा को देखने के लिए हम इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। इसमें यह क्या करता है कि जब से हम इसको लगाए हैं उस समय से जिस समय तक आपको डाटा देखना है उतना डाटा को यह इंटीग्रेट मतलब जोड़कर आपको देता है। तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल में आप ये दे सकते हैं कि वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर हो गया, मल्टीमीटर हो गया, ये सब क्या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट भी जो रिकॉर्ड करके रखता है डाटा उसके अनुसार होगा। और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आपके घर का जो मीटर बोर्ड लगा हुआ है, एनर्जी मीटर, वो जो आता है वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है, क्योंकि वो आपके घर का कितना डाटा मतलब कितना बिजली कंज्यूम हुआ है उसका एक पूरा डाटा का कलेक्शन वो रिकॉर्ड करके रखता है और उसको लास्ट में आपको इंटीग्रेट करके बता देता है कि आपका घर में अभी तक इतना जो है यूनिट आपका कंज्यूम हो गया है। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। बारी बारी से थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखिए, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट द टाइम व्हेन इट इज बीइंग मेजर्ड। वही कह रहा है कि यह जो इंस्ट्रूमेंट है वह इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एट द टाइम, मतलब जब भी हम इसको मेजर करेंगे एट इंस्टेंट पर ही हमको ये आउटपुट में दिखा देगा। तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो क्या लिखा गया है, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर कीप कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी ऑब्जर्व ओवर अ डिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम पीरियड में जो मशीन डाटा के रीडिंग को रिकॉर्ड करके रखता है, तो उस तरह का मशीन को हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आपको देखिएगा डिफिनीशन का लैंग्वेज भी बहुत आसान है, आपको आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो दिस टाइप इंस्ट्रूमेंट मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ, देखिए लिखा भी गया है, दिस टाइप इंस्ट्रूमेंट मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ आइदर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम पीरियड में जो भी उसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस मीटर के थ्रू जाएगा, उसके वैल्यू को वह स्टोर करने के साथ साथ उसको इंटीग्रेट करके रखता है, उसको जोड़ के रखता है। तो उस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में पॉइंट है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंटर मूविंग ओवर कैलिब्रेटेड स्केल एंड अटैच टू मूविंग सिस्टम पाइवटेड ऑन ज्वेल बेरिंग। इसमें इस पॉइंट से कह रहा है कि जो भी मीटर होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या होता है कि यह कोई देखिए मीटर है, मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारा इसमें होगा स्केल बना होगा, मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और बहुत सारा इसमें रहेगा, 3 है, 4 ऐसे करके रहेगा। तब इसका जो पॉइंटर होता है वह क्या कर रहा है, देखिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आर इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंटर। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें पॉइंटर होगा तभी तो वो बताएगा कि कितना रीडिंग आ रहा है। तो उस कंडीशन में उसके बाद कह रहा है मूविंग ओवर ए कैलिब्रेटेड स्केल। यह जो मूव करता है पॉइंटर वो कैलिब्रेटेड स्केल, इसको हम कहते हैं स्केल। ये जो बना हुआ है, ये जो आपको हम यहाँ दिख रहा है, इसको हम कहते हैं स्केल। तो यह जो स्केल होता है वो कैलिब्रेटेड होता है एंड अटैच्ड टू अ मूविंग सिस्टम पाइवटेड ऑन ज्वेल बेरिंग। और यह जो है इस यहाँ पर इसके एक ये जो ज्वेल बेरिंग, जो आप देखेंगे आटा चक्की के मिल में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे एक बेरिंग, जिसको हम जनरली भाषा में बेरिंग कर देते हैं। तो वही ज्वेल बेरिंग पर ये जो रहता है इसका पॉइंटर वो अटैच रहता है, जो कि मूव करने के लिए फ्री रहता है, मूव करने के लिए। तो वही कह रहा है। एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो पॉइंटर होता है उसको हम एल्युमिनियम का बनाते हैं। ये बात को आप याद रखिएगा कि जब भी कोई भी मीटर का पॉइंटर होता है वो एल्युमिनियम का बना होता है। आप एल्युमिनियम का जैसे जानते हैं कि उसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है और साथ ही साथ यह कम, इसका वेट जो होता है वो कम होता है। इसी के कारण इसको हम एरोप्लेन में भी उपयोग करते हैं, एरोप्लेन के कंस्ट्रक्शन में भी एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि फॉलोइंग 3 टॉर्क आर इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली वर्क करने के लिए उस पर कम से कम 3 टॉर्क, कम से कम क्या जनरली 3 टॉर्क का ही आवश्यकता होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। अब देखिए
नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसमें वो तीनों टॉर्क के बारे में देखेंगे। तो उससे पहले हम एक स्केल बना लेते हैं 1 मीटर का। तो इनिशियल कंडीशन में किसी भी मीटर का पॉइंटर जो होता है वो 0 पर होता है। तब 0 पोजीशन से इसको कोई फिक्स पोजीशन जहाँ तक उसको ले जाना है या इसको उठाने के लिए इनिशियली इसको यही समझिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वैसा टॉर्क है जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन से उठाने के लिए जो टॉर्क का आवश्यकता होता है उसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा दूर ना चला जाए या फाइनल पोजीशन तक ना पहुंच जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक और टॉर्क इस पर लगता है जिसको कि हम कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। और जब दोनों टॉर्क लगता है तो उस कंडीशन में एक वाइब्रेशन जनरेट होता है। उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क का उपयोग करते हैं। तो तीनों टॉर्क का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए ये आप हैं और इधर से आपका कोई साथी है जो आपका हाथ इधर की ओर खींच रहा है और इधर से एक साथी है जो आपका हाथ इधर की ओर खींच रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जिधर का फोर्स ज़्यादा होगा उधर की ओर आप ज़्यादा मूव करिएगा। तो मानते हैं एक समय इधर की फोर्स ज़्यादा है तो इधर की ओर आ गए, फिर इधर की फोर्स ज़्यादा है तो इधर की ओर आ गए। इस कंडीशन में क्या होगा कि आप जो है वह यहाँ पर वाइब्रेट करिएगा, हिलते रहिएगा। तो इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए, जैसे मशीन का ये जो पॉइंटर था तो वो क्या है, जैसे यही पॉइंटर पर देख लीजिए कि ये इसको मानते हैं यहाँ पर 4 है, 4 का मेजरिंग लेना है, मतलब 4 हमको मेजर करके लाना है। तो 4 पर जाने के बाद क्या होगा, इधर से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है, इधर से कंट्रोलिंग टॉर्क लग रहा है। दोनों के कारण क्या होगा, यहाँ पर ये वाइब्रेट करेगा, हिलेगा। तो इस वाइब्रेशन को कम करने के लिए एक और टॉर्क को हम अप्लाई कर देते हैं जिसको कि हम डैम्पिंग टॉर्क करते हैं। और इस टॉर्क की मदद से इसको जो है, इसका ऑसिलेशन को डैम्प्ड आउट कर दिया जाता है और इसका वैल्यू जो है वो एक्यूरेट मेजर कर लिया जाता है। धीरे धीरे हम सारे पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, तो दिस द टॉर्क विच काउज द मेजरिंग सिस्टम टू मूव फ्रॉम 0 पोजीशन वेयर इट इज कनेक्टेड टू एनी इनपुट लाइक करंट, वोल्टेज, इट इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। वही करा है कि वैसा टॉर्क जिसका उपयोग कि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 0 पोजीशन से जो वैल्यू हमको करंट या वैल्यू जो भी मेजर करना है उसके वैल्यू तक पहुंचाने के लिए जो टॉर्क का इनिशियली आवश्यकता होता है उसको हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि दिस टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड क्वांटिटी लाइक करंट, वोल्टेज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टी डी। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि यह जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेजरिंग क्वांटिटी का। मेजरिंग क्वांटिटी क्या, करंट, वोल्टेज, ईटीसी और जो भी हम मेजर करेंगे जो क्वांटिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टीडी से। नेक्स्ट है कि इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट हमारा जो है कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क इज अ टॉर्क विच अपोजेज द डिफ्लेक्शन टॉर्क टू गेट द एक्यूरेट रीडिंग इन स्केल। किसी भी स्केल पर एक्यूरेट रीडिंग लाने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिशन में जो टॉर्क लगता है उसको हम कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। द स्केल विल शोन द एक्यूरेट रीडिंग ओनली व्हेन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क। मतलब क्या कर रहा है कि स्केल पर अगर सही रीडिंग आपको चाहिए तो उस कंडीशन के लिए टीडी मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पर ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण जो भी मीटर का जो ये सुई है वो वाइब्रेट करने लगता है, जिसके कारण हमें रीडिंग जो है एक्यूरेट नहीं मिल पाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो 2 तरह का होता है, एक स्प्रिंग कंट्रोल होता है, दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल होता है। तो स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल, अगर आप 3rd सेम के रेगुलर स्टूडेंट होते तो उस कंडीशन में हम आपको ये सब सारे जो टॉपिक है स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल सारे बताते। लेकिन अभी आप सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं, तो ये बस यही जानिए कि कंट्रोलिंग टॉर्क 2 तरह का होता है, एक स्प्रिंग कंट्रोल, एक ग्रेविटी कंट्रोल। आपके एग्जाम में इसको पूछेगा नहीं डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, तो देखिए डैम्पिंग टॉर्क हेल्प द पॉइंटर टू कम ऑन फाइनल पोजीशन फास्टली एंड इट आल्सो डैम्प्ड आउट द फंक्शन ऑसिलेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन इट रीच टू फाइनल पोजीशन। डैम्पिंग टॉर्क का उपयोग पॉइंटर को फाइनल पोजीशन तक पहुंचाने में, फास्टली फाइनल पोजीशन तक पहुंचाने में उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ उसके ऑसिलेशन को ख़त्म करने के लिए और एक फाइनल पोजीशन पर एक्यूरेट रीडिंग देने के लिए जो टॉर्क का आवश्यकता होता है उसको हम डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज अंडर द पॉइंटर ऑसिलेट अबाउट द फाइनल पोजीशन एंड टेक सम टाइम टू कम ऑन रेस्ट। जब हम इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर करते हैं तो उस कंडीशन में वह जो उसका फाइनल पोजीशन होता है वहाँ पर जाकर उसका जो नीडल होता है वो वाइब्रेट करता है। तो उस वाइब्रेशन को ख़त्म करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क का उपयोग किया जाता है। नहीं तो कुछ समय या
समय कुछ लेता है, उसके बाद वह जो वैल्यू है वो एक्यूरेट हो जाता है, मतलब वहाँ पर ऑसिलेशन खत्म हो जाता है। वही कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज ओवर डैम्प, जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम ओवर डैम्प्ड कर देते हैं, देन द पॉइंटर कम टू इट्स फाइनल पोजीशन, तो उसका जो पॉइंटर है वो फाइनल पोजीशन पर आता है वेरी स्लोली। जब ओवर डैम्प कर देंगे तो बहुत स्लोली आएगा, विदाउट ऑसिलेशन, एंड इन दिस कंडीशन द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड डेड बीट, और इस तरह का जो कंडीशन होता है उसको हम डेड बीट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इन प्रैक्टिस टू ऑब्टेन द बेस्ट रिजल्ट द इंस्ट्रूमेंट इज डैम्प्ड स्लाइटली लेस देन क्रिटिकल वैल्यू। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं कि डैम्पिंग को क्रिटिकल वैल्यू से स्लाइटली कम रखते हैं, थोड़ा सा कम रखते हैं, जिसके कारण कि हमारा जो वैल्यू है वो एक्यूरेट आए और कम समय में आए, हमारा रीडिंग जो है वो फास्ट हो। नेक्स्ट इसी में है कि डैम्पिंग टॉर्क इक्वल टू होता है के वी इंटू डी फाई अपॉन डी टी, जहाँ पर के वी जो होता है वो डैम्पिंग कांस्टेंट होता है और डी फाई अपॉन डी टी जो होता है स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मूविंग सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो टाइप ऑफ डैम्पिंग टॉर्क है। डैम्पिंग टॉर्क के टाइप तो जनरली फिर वही बात कि अगर थर्ड सेम का आप रेगुलर स्टूडेंट होते तो तीनों जो डैम्पिंग है उसको हम अच्छे से पढ़ाते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में ले जा रहे हैं, बस इसके यूज बता रहे हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन सा मशीन में कौन सा डैम्पिंग का हम उपयोग करते हैं। तो देखिए डैम्पिंग जो है जनरली 3 तरह का होता है, ईडी करंट डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। जिसमें ईडी करंट डैम्पिंग में क्या है कि ईडी करंट डैम्पिंग का हम उपयोग जो करते हैं जनरली पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, गैल्वेनोमीटर इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, थर्मल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का उपयोग हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मतलब क्या, इसमें जो डैम्पिंग का हम प्रोसेस जो करेंगे वो फ्लूइड की मदद से करेंगे। ईडी करंट डैम्पिंग में क्या है, इसमें हम डैम्पिंग जो करेंगे वो ईडी करंट की मदद से करेंगे। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन डैम्पिंग जो हम करेंगे वो एयर की मदद से करेंगे, तो उस तरह का डैम्पिंग को हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कहेंगे। तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का उपयोग जो किया जाता है वो आयरन इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है, इलेक्ट्रोडायनोमीटर में किया जाता है, वाट मीटर में किया जाता है। ये तीनों का जो एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के साथ साथ। जब आप पब्लिक सेक्टर एग्जाम दीजिएगा या एसएससी जेई, आरआरबी जेई या कोई भी स्टेट जेई दीजिएगा, तो वहाँ पर जनरली मेजरमेंट से अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव आता है कि यह मशीन में कौन सा डैम्पिंग होता है, यह मशीन में कौन सा डैम्पिंग यूज होता है। तो ये सब जो पॉइंट है आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट्स व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ें और अच्छे से नोट डाउन भी कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर हम इसी लेक्चर को एंड करते हैं। तो अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।